नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ कंचन जिस्वानी। क्या मोदी रुकवाएंगे यूक्रेन और रशिया का वॉर? जंग नहीं, समाधान, विनाश पर लगेगा विराम। इन सब के बीच आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। ट्रंप जो नहीं कर पाए हैं, क्या वो मोदी करेंगे? तबाही की सबसे बड़ी जंग को अमेरिका शांत नहीं कर पाया है, लेकिन अब पूरी दुनिया की निगाहें पीएम मोदी पर आकर टिक गई है। कई राउंड की बैठकों के बाद भी ट्रंप जिस रास्ते पर फेल हो गए हैं, वही अब पीएम मोदी से जेलेंस्की को आस है। कल चीन से पीएम मोदी की राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात होने वाली है। उससे पहले जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री को फोन घुमा दिया और दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। इस दौरान मोदी जेलेंस्की ने युद्ध पर चर्चा भी की है, जिसमें शांति बहाली की कोशिश पर दोनों नेता सहमत हुए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि शांति के हर प्रयास का वो समर्थन करते हैं। वहीं जेलेंस्की ने पीएम मोदी से ट्रंप और ईयू नेताओं से हुई उनकी बातचीत के भी बारे में बताया। दरअसल कल पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात होगी। इसमें यूक्रेन युद्ध भी एक अहम मुद्दा हो सकता है। यूक्रेन युद्ध में सुलह की कोशिश को इस बात से ताकत मिल रही है क्योंकि पुतिन ट्रंप के टैरिफ वॉर के बाद भारत के बेहद करीब आ गए हैं। पुतिन को पीएम मोदी का पूरा भरोसा भी है, इसलिए चर्चा हो रही है कि क्या भारत का प्रयास रंग ला सकता है। इस साल के आखिर में पुतिन भारत आने वाले हैं। यह आपके लिए जानना बेहद जरूरी है क्योंकि यह दिखाता है कि रशिया और भारत के रिश्ते कैसे हैं। वहीं राष्ट्रपति जेलेंस्की भी जल्द भारत आ सकते हैं। हालांकि अब यात्रा की तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ है। रूस यूक्रेन दोनों देशों के लिए फिलहाल भारत बेहद अहम है। ट्रंप के फेल हो जाने के बाद अब नाटो देशों को भी भारत से उम्मीद है, क्योंकि हाल ही के दिनों में अमेरिका से टकराने के बाद दुनिया भर में हिंदुस्तान का दबदबा बढ़ा है। इन सब के बीच में आज हम यही पूछता है इंडिया में, क्या ट्रंप का ग्लोबल दबदबा खत्म हो रहा है? टैरिफ वॉर के बाद भारत का रुतबा क्या बढ़ा है? और तीसरा और अहम सवाल, यूक्रेन युद्ध रुकवाने में पीएम मोदी क्या कामयाब होंगे? ये तीन अहम सवाल है जो हम पूछेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ग्लोबल लेवल पर जो चीजें सामने आ रही हैं, उसका खामियाजा किसको उठाना पड़ेगा, किसको उसका फायदा होगा। लेफ्टिनेंट कर्नल अतुल त्यागी है, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ मेजर जनरल संजय सोई, वो भी रिटायर्ड विदेश मामलों की जानकार है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद रोमान हाशमी हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स के जानकार हैं। सुरेंद्र सिंह लाली हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। ये सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है और चर्चा करेंगे। इस बात पर चर्चा करना जरूरी भी है क्योंकि आप सोचिए, एससीओ समिट में पीएम मोदी जहां चीन पहुंचे हुए हैं, वहां पर लगातार चर्चा हो रही है और चर्चा इस बात पर भी ज्यादा हो रही है संजय सोई जी कि आने वाले समय में चीन के साथ हमारे रिश्ते बेहतर है, वो और घनिष्ठ होंगे। जो 2020 से लेकर 24 तक हमने देखा है, उसमें परिवर्तन तो डेफिनेटली होगा, लेकिन क्या ग्लोबल लेवल पर जो ट्रंप कर ही नहीं पाए, जो ट्रंप का कैंपेन में एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि 24 घंटे के अंदर अंदर रशिया यूक्रेन का वॉर मैं खत्म करा पाऊंगा, अब सबकी नजरें पीएम मोदी पर टिकी हुई है। क्या लगता है आपको कि इस एससीओ समिट में जो मुलाकात होगी पुतिन जो आने वाले साल में भारत आएंगे, जेलेंस्की भी आ सकते हैं, जेलेंस्की की फोन पर लगातार पीएम मोदी से बात होती है, क्या आपको लग रहा है कि ये जो वॉर लंबे समय से चल रहा है, इसमें भारत की बहुत अहम भूमिका होगी युद्ध विराम लाने में? बहुत बहुत धन्यवाद कंचन जी। बहुत ही अहम टॉपिक है और पूरी दुनिया की निगाहें, खास तौर से जब से ट्रम्प ने इलेक्शन के समय में कहा था कि मैं 24 घंटे में युद्ध रुकवा दूंगा रशिया यूक्रेन का, लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि युद्ध और ज्यादा भयंकर हो गया है। इसकी भयावह और ज्यादा आक्रमण तेज हो गए दोनों तरफ से, रशिया की तरफ से भी, यूक्रेन की तरफ से भी। दोनों ही कोई शर्तें मान, दोनों की अपनी अपनी शर्तें हैं जो मानने को तैयार नहीं है। देखिए, अगर मध्यस्थता करनी होती है तो एक पार्टी, दोनों लड़ाई करने वालों को एक ऐसी पार्टी चाहिए होती है, कोई ऐसा नेता चाहिए होता है जो मध्यस्थ हो, जो तटस्थ हो, जिसके ऊपर विश्वास कर सके। आज क्या वो ट्रंप के ऊपर विश्वास कर सकते हैं? जेलेंस्की जैसा देश भी ट्रंप को किस प्रकार से आंखें दिखा के चला गया था। पुतिन अपनी बातों में अड़े हुए, उनके अपना स्टैंडिंग है। तो कहीं ना कहीं आज अगर हम भारत की स्थिति देखें तो जैसा भी आपने बताया, बिल्कुल ठीक बात है कि रशिया के साथ भारत के बड़े अच्छे संबंध रहे हैं और रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और पुतिन और मोदी की जिस प्रकार से घनिष्ठता है,
ये सब जानते हो जिस प्रकार से लेकिन लेकिन रशिया सैयद यूक्रेन। रुमान हाशमी जी, एक बात बताइए, यही अलास्का में जब समिट हुआ था, जब पुतिन गए थे, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई थी, तभी इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे। बहुत डोनाल्ड ट्रंप कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, लेकिन वो मीटिंग के बाद भी सीज फायर का ऐलान नहीं किया गया था। ट्रंप तो भारत पर 50% टैरिफ लगाकर बैठा है इस हिसाब से, क्योंकि हमारे जो व्यापार है तेल का, उस वजह से सेकेंडरी टैरिफ हम पर लगा है। लेकिन रुमान हाशमी जी, क्या आपको लगता है कि इंडिया पर लोगों का भरोसा भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ता जा रहा है? जिस तरह से पीएम मोदी ने अपनी भूमिका निभाई है हर मंच की अगर बात की जाए, इस एससीओ मंच पर पुतिन के साथ मुलाकात करना, पुतिन का भारत आना, जेलेंस्की से लगातार टच में रहना, क्या आपको लग रहा है आने वाले समय में पीएम मोदी वो भूमिका निभाएंगे जिसका इंतजार हर किसी को हो रहा है? देखें, ऐसा है कि जहां तक अमेरिका की बात है, ट्रम्प की बात है, टैरिफ की बात है, और जो अलास्का में मीटिंग हुई, इलेक्शन के दौरान भी उन्होंने कहा था कि अगर वो आते हैं तो 24 घंटे में वो जंगबंदी करा देंगे। वो सब एक फियास्को साबित हुआ है, फेलियर अभी तक साबित हुआ है। मसला ये है कि पुतिन, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्रस्ट ग्लोबली बढ़ा है। उसको आप इस नजरिए से भी देखें कि हर कंट्री, भारत एक ग्रेट इकोनॉमिकल पावर के तौर पर इमर्ज किया है। $4.2 ट्रिलियन की इसकी इकोनॉमी है। ग्रोथ रेट 7.5 एनुअल ग्रोथ रेट इसका हो गया, जहां अमेरिका का 3% है, जर्मनी का 0 है, वहां भारत का 7.5% ग्रोथ रेट हो गया। तो इमर्जिंग इकोनॉमिकल पावर है। अब बड़ी आबादी के साथ भारत और चाइना मिला करके $2 बिलियन से ज्यादा की एक आबादी है, दोनों के पॉपुलेशन वाला मुल्क है। दोनों जायंट हैं, जैसा कि शी जिनपिंग ने कहा कि अब समय आ गया है कि ड्रैगन एंड एलिफेंट मिलकर डांस करें आपस में और एक दीर्घकालीन लंबी रणनीति बनाए फ्रेंडशिप को लेकर के। इकोनॉमिकल जो अलायंस है, आपसी समझदारी है, वो हर चीज को मजबूती प्रदान करने के लिए एक दीर्घकालीन नीति बनाए। जाहिर सी बात है, इशारा अमेरिका का है, क्योंकि जो जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की एग्रेसिव और उनकी पॉलिसी रहती है, एग्रेसिव पॉलिटिक्स होती है, वो समझते हैं कि वो एक गुड अच्छे डील मेकर हैं। लेकिन अफ्रीकन कंट्री का वो यही मुझे एग्जांपल लगता देते हैं। है हमने रुमान वहां हाशमी जी, डोनाल्ड ट्रंप यही गलती कर गए कि उनको लगा कि वो अच्छे डील मेकर साबित हो सकते हैं और उनको नोबेल पीस पुरस्कार मिलना चाहिए। न्यूयॉर्क टाइम्स क्या छाप रहा है ये हम सबके सामने है। कर्नल अतुल त्यागी जी, एक बात यहाँ समझाइएगा कि डोनाल्ड ट्रंप का अपना दबदबा रहा है, सिर्फ सेकेंड टेन्योर नहीं, फर्स्ट टेन्योर में भी जब वो प्रेसिडेंट बने थे तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन ये उनका सेकेंड टेन्योर का नारा नहीं है। फर्स्ट टेन्योर में भी उन्होंने अपनी कैंपेनिंग में ये बातें कही थी। सेकेंड टेन्योर में अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान ही उन्होंने ट्रेड डेफिसिट, अमेरिका की इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, ये वो तमाम बातें की थी और बोला था एक बार फिर से अमेरिका को वैसा बनाया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में चाहे टेरिफ वॉर हो, चाहे नोबेल पीस पुरस्कार की बात हो, चाहे ईरान इराक का जो मसला रहा हो, चाहे इंडिया पाकिस्तान का जो मसला रहा हो, चाहे रशिया यूक्रेन का जो मसला रहा हो, क्या आपको नहीं लगता कि वो हर सब्जेक्ट में फेल होते नजर आए हैं? त्यागी जी प्लीज अनम्यूट कर लीजिएगा। नहीं, I can't hear you. I can't hear you, अतुल त्यागी जी. Please unmute. चलिए, मैं आपसे जुड़ने की दोबारा से कोशिश करूंगी, लेकिन अब ये बात समझनी होगी और इस बात को ज़्यादा इस बात से भी फोकस देना पड़ेगा संजय सोई जी हमें, कि इस वक्त पीएम मोदी चाइना में है। वो चाइना जिसके साथ हमारे रिश्ते ऑन एंड ऑफ रहे हैं, इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई दो राहें होने चाहिए इस बात को कहने में कि चाइना के साथ हमारे रिश्ते कैसे रहे हैं। कभी खट्टे तो कभी मीठे ज़रूर रहे हैं। 2020 से 2024 तक क्या रहा ये भी हमने देखा। बॉर्डर इशू हमेशा रहा है, कई चाइनीज़ कंपनीज जो है उनका इंडिया में बैन हुआ, ये भी हमने देखा। क्या आपको लगता है पीएम मोदी का एससीओ समिट में जाना और ब्रिक्स के लिए इनवाइट करना नेक्स्ट ईयर 2026 के लिए, आपको लगता है ये चाइना और भारत की एक नई दोस्ती की दास्तान लिखने जा रहा है ऐसे समय में जहां टेरिफ वॉर अपने चरम पर है? बिल्कुल, देखिए कंचन जी, बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि
इस समय में पूरी दुनिया की निगाहें इस पर है कि जो भारत वहां पर गया है, प्रधानमंत्री गए, पिछली बार नहीं गए थे रिश्तों की खटाई की वजह से। आप देखिए, जब हम डिफेंस मिनिस्टर का हुआ था, हमारे रक्षा मंत्री ने उसके डिक्लेरेशन में साइन करने से मना कर दिया था कि उसमें आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान का नाम नहीं था। तो यहाँ पर अगर इस तरह की बातें देखिए, तीन चार बातें मैं क्विकली बताऊंगा। एक तो यह है कि हिस्टोरिकली हजारों साल से भारत और चीन के संबंध अच्छे रहे हैं। बीच में आप समझिए कि 50s के बाद से अभी तक संबंध खराब हुए। 62 वॉर हुआ, उसके बाद चाइना की पॉलिसी रही कि हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट देता रहे। आतंकवाद के खिलाफ जब भी भारत ने आवाज उठाई, मसूद अजहर को यूएन में डिक्लेयर करने की कोशिश की, तो वहां चाइना ने रोड़ा अटकाया। चाइना, चाहे वो हमारी जमीन पे आज सी पैक रोड बना रहा है जिसका भारत विरोध करता है, चाइना भारत को चारों से घेरने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो मालदीव हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, इन चारों से घेरने की कोशिश है। साथ साथ चाइना की विस्तारवादी नीति से हम सब वाकिफ हैं, जैसा आप अभी बता रही थी। गलवान के बाद से संबंध और खटाई में पड़ गए। लेकिन यहाँ पर एक सैनिक और स्ट्रेटेजी दोनों चीजों को देखा जाए तो संबंध बेहतर होना बड़ी अच्छी बात है। व्यापार आज देखिए विरोधाभास कितना है। सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है भारत का अमेरिका के बाद चाइना। 127 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ पिछले साल, लेकिन चाइना के पक्ष में बहुत हुआ। 113 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया हमने चाइना से, 14 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया खाली। तो विरोधाभास है, लेकिन संबंध लेकिन यही में शक भी यही है। संजय सोई जी, ये जो ट्रेड का गैप है, लेफ्टिनेंट कर्नल अतुल त्यागी जी, इस गैप को कैसे ब्रिज किया जाएगा? जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है टू चाइना और जो इंपोर्ट करता है उसमें बहुत बिलियंस का डिफरेंस है। क्या आपको लगता है पीएम मोदी की इस एससीओ समिट में प्रेजेंस के बाद, मुलाकात के बाद, बायलैटरल टॉक्स के बाद इनमें कोई बदलाव देखने को मिलेगा? ओके कंचन जी, क्या am I audible? अभी आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके। अच्छा कंचन जी, आपका जो सवाल है इसको थोड़ा सा विस्तार से मैं समझाना चाहूंगा। पहले मेरा थोड़ा कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गया था। मेजर जनरल त्यागी जी, मैं आपके पास आऊंगी। एक इंपॉर्टेंट खबर आ रही है, इन सब के बीच में एक तस्वीर सामने आई है। एससीओ रिसेप्शन सम्मेलन की तस्वीर सामने आई है जहां पर तीनों महाशक्तियों के प्रमुख पहली कतार में खड़े हुए हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप एससीओ समिट की देख रहे हैं जहां पहली कतार में तीन महाशक्तियां खड़ी हैं। कह सकते हैं नए वर्ल्ड ऑर्डर की ये पहली तस्वीर है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। एससीओ समिट की बहुत ही खास तस्वीर है जो इस वक्त आप देख पा रहे होंगे। चाइना, इंडिया, रशिया, आरआईसी की ये उभरती हुई तस्वीर जो अपने आप में सिर्फ आज इसे रशिया या इंडिया या चाइना नहीं देख रहा है। मुझे लगता है इस तस्वीर के मायने अमेरिका तक जा रहे हैं और जाने भी चाहिए। इस तस्वीर की गूंज डोनाल्ड ट्रंप के कानों तक पहुंचनी भी चाहिए, क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने दुनिया में टेरिफ वॉर छेड़ रखा है, उसका विकल्प क्या है, उसके सामने कितनी शक्तियां एक साथ नजर आएंगी, ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो आप देखिए ये तस्वीर एससीओ समिट से सामने आई है और एक बार फिर से मैं रुक करना चाहूंगी त्यागी जी का, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, इस पिक्चर पर मैं आपका एनालिसिस चाहती हूँ। इस पिक्चर पर मैं ये भी समझना चाहती हूँ आपसे कि इसका इम्पैक्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर कितना पड़ रहा होगा? ओके कंचन जी, आपका सवाल, पहले सवाल, आप इस पिक्चर के परिप्रेक्ष्य में भी सवाल और कुल मिलाकर जो एक आपका कंसर्न है, इसके लिए मैं थोड़ा सा समय चाहूंगा और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इम्पैक्ट इस पिक्चर का पड़ रहा है, ये पिक्चर अपने आप में बहुत कुछ कहती नजर आ रही है। अल्पकालिक और राजनीतिक लाभ के लिए जब कोई नियम बनाए जाते हैं, दीर्घकाल में अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को ही नहीं बल्कि जो उसकी घरेलू अर्थव्यवस्था है, कोई भी ऐसा देश जिस तरह से अमेरिका ने किया, घरेलू अर्थव्यवस्था और उसकी न्यायिक संरचना, वो सब कुछ भी संकट में चली जाती है। इस बात को ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। यह जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने टैरिफ का एक बेट लगाया इंटरनेशनल लेवल पर, बहुत से आकलन वह करना भूल गए। वैश्विक परस्पर निर्भरता, आज का जो समाज, आज का जो युग, इंटरनेशनल लेवल पर अंतरराष्ट्रीय जो व्यवस्थाएं हैं, उसमें वैश्विक परस्पर निर्भरता का युग है और परस्परता का विकल्प दीवार खड़े कर तो कतई नहीं है।
अब हुआ ये है कि मैं आपको पहले तो भारत और चाइना के डिफेंस पर्सपेक्टिव को अगर आप चाहें तो मैं थोड़ा समझाऊं, क्योंकि इसका एक बड़ा भारी इंपैक्ट आ रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो जो टैरिफ ब्लैकमेलिंग हुई है उसकी वजह से त्यागी भारत जी, और एक छोटा सा मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी। मैं चाहूंगी कि हम कुछ सेकंड्स इस तस्वीर पर बात करें। इस तस्वीर पर बात करना इसलिए भी अहम हो जा रहा है क्योंकि रीसेंट तस्वीर आई है, क्योंकि इंतजार हो रहा था, क्योंकि महाशक्तियां इसमें दिख रही हैं, क्योंकि भारत इसमें दिख रहा है। और जहां भारत होता है, जहां हमारे देश भारत की बात होती है, वहां चर्चा वहीं से शुरू होनी चाहिए। आप सोचिए त्यागी जी, लंबे वक्त से सेकेंड टेन्योर में आने से पहले से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेन में कहा था कि 24 घंटे में रशिया यूक्रेन का वॉर मैं रोक दूंगा। वो नहीं कर पाए हैं। जो उन्होंने टैरिफ को लेकर युद्ध छेड़ा है, उसके क्या विकल्प हैं? मुझे लग रहा है ये तस्वीर उन विकल्पों की तस्वीर है जो साफ हमें इस वक्त दिख रही है। कहीं डोनाल्ड ट्रंप अगर इस गलत फहमी में है कि अमेरिका के साथ किसी ने व्यापार नहीं किया तो उसका आर्थिक नुकसान होगा, मुझे लगता है ये तस्वीर उसका जवाब है। यह तस्वीर विश्व के तमाम समझदार देशों को, ऐसे सीरियस कंटेंडर्स को, ऐसे देशों को जो कि डेवलप्ड हैं और जो डेवलप होने जा रहे हैं, जिसमें भारत शामिल है, यह उनका एक सामूहिक प्रयास है डोनाल्ड ट्रंप साहब को समझाने का कि आप यूनिपोलर वर्ल्ड की तरफ नहीं जा सकते। देखिए, हमेशा से अमेरिका ने यूनिपोलर वर्ल्ड की परिकल्पना रखी है, जिसमें कि उसने अपने को अतिशक्तिवादी मानकर हमेशा सिद्धांतों की तिलांजलि दी है। आपके पैनलिस्ट सोई साहब ने एक बात कही थी कि ट्रस्ट डेफिसिट है। जहां पर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बहुत से बातें की, वहां पर जेलेंस्की साहब को उन्होंने सपोर्ट देने के बावजूद भी व्हाइट हाउस में आकर डांट दिया। जहां पर उन्होंने पुतिन साहब से बिना बात किए हुए भी यह कहा कि मैं पुतिन से बात करूंगा तो पुतिन साहब मेरी बात मान जाएंगे, उन्होंने पुतिन साहब को आंका ही नहीं। पुतिन साहब का तजुर्बा उनसे कहीं कहीं लंबा, कहीं कहीं ज्यादा है। तो बिना बिना आकलन किए हुए जिस स्थिति को वो आज सब खड़ी कर रहे हैं, उसमें देशों के बीच में संबंध खत्म होते जा रहे हैं, ट्रस्ट डेफिसिट होता चला जा रहा मुझे ये है। भी लग रहा है त्यागी जी कि देशों के बीच में संबंध अच्छे हो रहे हैं, अमेरिका के साथ संबंध खराब होते जा रहे हैं। और एक बात बताइए संजय सोई जी, मुझे एक डायरेक्शन दीजिएगा यहाँ पर। जब इतने बड़े लीडर्स की एक साथ बात होती होगी और चर्चा होती होगी, तो क्या इस बारे में बात नहीं होती होगी कि हम डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई, एनर्जी और क्लाइमेट को लेकर, इकोनॉमी को लेकर क्या बातें करें? क्या इस बारे में बात नहीं होती होगी कि जो टैरिफ अमेरिका ने, जिसके लिए अमेरिका की फेडरल कोर्ट भी उसे इनजस्टिस बता रही है, जिसके लिए अमेरिका की आवाम परेशान हो रही है, जिसके लिए अमेरिका का रिटेल सेक्टर प्रभावित हो रहा है, क्या ये सारी बातें ये टॉप लीडर्स मिलकर नहीं करते होंगे कि इसका ऑल्टरनेटिव क्या है कि एक वर्ल्ड बनाएं और वर्ल्ड ऑर्डर से अमेरिका की पोजीशन को बदलें? नहीं, बिल्कुल आपने जो है जिसको कहते हैं हिट दी नेल ऑन द हेड, कि बिल्कुल सही बात है कि आज अमेरिका परेशान है ज्यादा, वहां की जनता में विरोध हो रहा है। वहां पे लोग कह रहे हैं ये टैक्स जो टैरिफ लगे उसको भुगतान कौन करेगा? भुगतान तो जनता करेगी। जो टैक्स चीजें महंगी हो जाएंगी तो आम जनता को वहां पेमेंट करनी पड़ेगी, कौन करेगा पेमेंट? तो ये बात सुनते हुए वहां पे लोकल काफी विरोध हो रहा है और लोग हंसी उड़ा रहे हैं कि किस प्रकार की कार्रवाई है। मैं ये मानता हूं कि भारत और अमेरिका के संबंध बने रहेंगे, लेकिन ये जब तक ट्रंप है, और ट्रंप भी कब बदली कर जाए, जैसे हमने पहले भी देखा कई बार कि कब पल में तोला पल में माशा, ऐसा इनका व्यवहार रहता है, तो ये हो जाएगा। दूसरी बात, जो फोटो के बारे में जो पिक्चर है, इसके बारे में थोड़ा सा कहना चाहूंगा। बहुत ही अहम पिक्चर है। देखिए, आज जियो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है उसके हिसाब से पावर बैलेंस, अगर रशिया, इंडिया, चाइना, RIC जिसको कहते हैं, ये इकट्ठे हो जाते हैं तो एक तरह से पावर बैलेंस इधर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर एनर्जी के ज्यादातर देशों का एनर्जी है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले देश हैं, आज सबसे ज्यादा ग्रोइंग कंट्रीज है, डेवलपिंग और डेवलप दोनों तरह के देश इसमें शामिल हैं। यहाँ पर एक जो कहानी है, पूरी कहानी बदली हो जाती है। यही कारण है कि आज जिस प्रकार से आप कहते हैं कि अमेरिका की निगाहें इसके ऊपर है, ट्रंप की निगाहें इसके ऊपर है कि इसका आउटकम क्या निकलता है। क्योंकि अगर इन्होंने इस तरह का ये सोई साहब, ये लेटेस्ट तस्वीरें आ रही है, ये तस्वीर भारत चीन की तस्वीर है। ये तस्वीर
एक नई अध्याय की तस्वीर है। ये तस्वीर भारत और चाइना के बेहतर रिश्तों की तस्वीर है। यहाँ से एक नए चैप्टर की शुरुआत होगी। ये समझने की इसलिए हमें ज़रूरत है, आप पीएम मोदी को देखिए और आप सोचिए कि किस आत्मविश्वास से भरपूर भारत को रिप्रेजेंट जब देश के शीर्ष नेता करते हैं इस मंचों पर, तो कितना बड़ा मैसेज जाता होगा। ये वो चाइना है जिसके साथ 2020 से लेकर 2024 तक कोई व्यापार ही नहीं हुआ था, फ्लाइट्स डायरेक्ट बंद हो गई थी। ये वो चाइना है जहां को लेकर मैन्युफैक्चरिंग, जिसके साथ हमारे जो व्यापार के रिश्ते थे उसमें काफी कमी देखने को मिली थी। पहले कोविड, दूसरा बॉर्डर विवाद, लेकिन आज उस चाइना के साथ और भारत के जो नए रिश्ते की कहानी लिखी जा रही है वो अपने आप में अद्भुत है। आप सोचिए, एशिया की दो सबसे बड़ी ग्रोइंग इकोनॉमीज एक साथ एक मंच पर हैं। ये साफ तौर पर दिखा रही है कि चाहे डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कितना क्यों ना कर लें, लेकिन जब बात देश की होती है, जब बात देश हित की होती है, जब बात देश की अर्थव्यवस्था की होती है, तो भारत अपने विकल्प ढूंढता है। और उन्हीं विकल्प की ये दो तस्वीर आप देख रहे हैं। बहुत बड़ा मैसेज सिर्फ देश, सिर्फ चाइना, सिर्फ रशिया या यूक्रेन को ही नहीं जा रहा है, ये बहुत बड़ा मैसेज पूरे विश्व को जा रहा है। आप सोचिए, ये उभरते भारत की तस्वीर है। ये 2047 का जो विजन रखा गया है, आप उसकी तस्वीर देख रहे हैं। ये तस्वीर हमारे देश की है। ये तस्वीर उन तमाम व्यापारी वर्गों की है जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो 50% टैरिफ ट्रंप ने लगा दिया है, उसके बाद हमारे एक्सपोर्टर्स के पास क्या विकल्प बचता है। ये सारे मुद्दों की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। तियानजिन चीन की तस्वीर है, जहां पर पीएम मोदी 7 साल बाद पहुंचे हैं, एक नए अध्याय की शुरुआत करने के लिए पहुंचे हैं। एक बात तो साफ है इन तस्वीरों को देखकर कि अब चीन और भारत के बेहतर रिश्तों को कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि दोनों उभरते अर्थव्यवस्थाओं की, एशिया की दो टॉप इकोनॉमीज जब एक साथ एक मंच पर आती है तो सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं, वो एनर्जी हो, वो विज्ञान हो, वो साइंस हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो क्लाइमेट हो, वो एक्सपोर्ट हो, इंपोर्ट हो, चाहे सी हो, चाहे डिफेंस हो, हर मुद्दे पर यहां बात होती है। तो ये तस्वीर अपने आप में काफ़ी कुछ बयां करती है। मुझे लगता है रुमानी साहब, जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, रुमान हाशमी जी, तो एक अलग इमोशन होता है, एक सेंटिमेंट डेवलप होता है। और क्योंकि हम भारत के वासी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, तो अपने आप में वो सेंटिमेंट डेवलप होना जायज़ है। लेकिन एक बात तो साफ है कि अब हम कहीं पीछे नहीं हटने वाले हैं। अब हमारी जो दिशा है वो सिर्फ और सिर्फ आगे की ओर है और हर विभाग में, हर सेक्टर में आगे की ओर बढ़ेगी। जाहिर सी बात है, और इसी को लेकर के चिढ़ है डोनाल्ड ट्रंप को। उनका बयान भी हाल में आया था कि अगर ब्रिक्स कॉमन करेंसी लाता है तो हम क्रश कर देंगे उसे, इकोनॉमी को, ब्रिक्स को। ये धमकी क्या है? जो एग्रेसिव मैंने बात कही थी, उनकी एक एग्रेसिव नेचर है, एग्रेसिव पॉलिटिकल तरीके से वो मैनूवर करना चाहते हैं, पॉलिटिकल जो भी जरूरियात हैं उसे। लेकिन इसमें कामयाबी, धमकी से कामयाबी नहीं मिलती है। ये जो तस्वीरें जो सामने नजर आ रही है, ये बहुत कुछ कहती है। ये नए दौर की, आने वाले समय की ये तस्वीरें इबारत लिख रही है। चाइना भी समझ रहा है इस बात को, भारत भी इस चीज को समझ रहा है कि काउंटर करने के लिए वेस्ट की जो हेजेमनी है, खास करके यूएस की जो हेजेमनी है, इसको काउंटर के लिए साउथ ग्लोब जो है, एशिया की जो दो जायंट पावर है और साथ में रशिया, इन तीन साथ मिलेंगे तभी से काउंटर कर पाएंगे अमेरिकन हेजेमनी को। और वेस्ट जो उनके पिछलग्गू बने हुए, अगर क्लियर कट बात करें, नेटो के हिसाब से बात करें तो वेस्ट जो अमेरिका का पिछलग्गू बना हुआ है, उसको काउंटर करने के लिए यही भारत है और यही चीन है जो 1000 साल ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक, इतने लंबे पीरियड तक दुनिया का भारत नंबर 1 इकोनॉमिकल पावर रहा और चाइना सेकंड इकोनॉमिकल पावर रहा, जिससे पूरे वर्ल्ड की जो उस टाइम में जीडीपी थी 17वीं शताब्दी तक 371 बिलियन डॉलर की, उसमें भारत की अकेली जीडीपी अराउंड 90 to 100 बिलियन डॉलर की। कितनी अहम बात बता रहे हैं आप हाशमी जी, कितनी अहम बात बता रहे हैं कि ये इकोनॉमिस्ट जो है, इकोनॉमिस्ट एंगस मेडिसन, ये उनका कहना है। उन्होंने जो किताब लिखी है उसमें जिक्र किया है एंगस मेडिसन ने कि भारत की इकोनॉमी 17वीं शताब्दी तक 100 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी थी। उस वक्त अमेरिका का वजूद नहीं था इस दुनिया में। त्यागी जी, एक बात तो साफ है,
एक बात तो साफ है, जिसकी मुहिम भारत रखता है कि डायलॉग से सब कुछ संभव है, डिप्लोमेसी से सब कुछ संभव है, टॉक्स कम्युनिकेशन से सब कुछ संभव है। वो चीन के साथ रिश्ते जिसमें दरार आ गई थी, जिसमें थोड़ी खटास हो गई थी, 2024 से ही वो बदला है। लेकिन ये जो तस्वीर सामने आ रही है, मुझे लगता है ये अपने आप में बयां कर रही है त्यागी जी कि विद डायलॉग विद इंडिया विद पीएम मोदी एनीथिंग इज पॉसिबल। जी, आपकी बात को बड़ा करते हुए कहूंगा कि मोदी जी का स्टेटमेंट था, यह युद्ध का युग नहीं है। अभी कुछ समय पहले, जो कि रूस और पश्चिम के बीच विश्वास को प्रोत्साहित करने के लिए और उन देशों के बीच में समन्वय बनाने के लिए जब मोदी जी एक डिप्लोमेसी कर रहे थे, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया इंटरनेशनल मंच से कि यह युद्ध का युग नहीं है, बातचीत के जरिए सब संभव होगा। मैं थोड़ा सा इस बारे में भारत की लीडरशिप के बारे में बताना चाहूंगा कि ये भारत इस समय जो यात्रा पर है, प्रधानमंत्री यात्रा पे, द्विपक्षीय तो है नहीं, ये बहुपक्षीय यात्रा है। और 6 साल बाद गलवान के जो घटना घटी, जिसमें कि एक मुठभेड़ हुई, और ये भी आपको याद दिलाना चाहूंगा कि सन 75 के बाद से कभी भी भारत और चीन के बीच में एक भी बुलेट फायर नहीं हुई है। अगले दूसरे पैनलिस्ट जनरल सोई साहब इस बात को कंफर्म करेंगे कि हमारा बॉर्डर हिंदुस्तान और चाइना का सबसे ज्यादा शांति प्रिय बॉर्डर रहा है। ये बात सुनने में अजनबी सी लग सकती है, लेकिन यह सच्चाई है मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। और 6 वर्ष बाद जब ये मुलाकात हुई है, तो ये उतनी ही गर्माहट लिए हुए है जितनी कि सन 14 से लेकर 19 तक तकरीबन 19 मीटिंग हुई थी हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब के और जिनपिंग साहब के बीच में। हर 3 महीने के बाद में एक एवरेज निकल कर आ रहा था। तो हम लोग कई बार क्या होता है कि घटनाएं घटती हैं तो उससे आतंकित हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं और कहते हैं कि चीन के सामान का बायकॉट करो। देखिए, इस बहुध्रुवीय युग में जहां पर कि देश परस्पर एक दूसरे के ऊपर आधारित हैं और संबंधित हैं, यह संभव नहीं है कि हम कन्फाइनमेंट में चले जाएं। आज यही हो रहा है। यूएस ने कहा कि हम यूनिपोलर रहना चाहते हैं, चाइना ने कहा हम बाइपोलर रहना चाहते हैं, लेकिन इंडिया ने कहा नहीं, सभी देशों को, स्वतंत्र देशों की स्वाधीनता है और स्वतंत्रता है, और हम सब लोग तो चाहते हैं कि मल्टीपोलर हो। तो ये जो इस समय हो रहा है, पीछे पर्दे के पीछे हमारे डोवल साहब एंड वांग यी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं चाइना के, उनके बीच में 24 राउंड हो चुके हैं। और आपको खुशी की खबर बताता हूं डिफेंस के कॉरिडोर से कि 10 पॉइंट्स के ऊपर जबरदस्त एग्रीमेंट हो चुका है, जिसका कि प्रभाव कहीं ना कहीं ये कनेक्ट हो रहा है कि जो यूएस ने किया उससे कहीं पर चाइना की भी क्षति हुई और भारत की भी क्षति हुई है। नहीं, बिल्कुल और बिल्कुल अतो त्यागी जी, मैं इस बात से तो अग्री करती हूँ कि भारत को इसके सेटबैक्स झेलने पड़ेंगे। लेकिन सोई साहब, आप एक बात देखिएगा और एक बात समझाइएगा, इस आई से समझाइएगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया था कि जो भी देश रशिया के साथ व्यापार करेगा हम उन पर डबल सेकेंडरी टैरिफ लगाएंगे, उसके तहत 25 से लेकर 50% हमारे टैरिफ हो गए। उसके बाद इंडिया से डेलीगेशन जो है, इंडिया रशिया में था, उनकी मुलाकात हुई थी। जो इंडियन रशियन एम्बेसडर है, उन्होंने कहा था कि फ्रेंडशिप स्टेट्स होते हैं जिनके साथ आपकी फ्रेंडशिप होती है वो ऐसे नहीं करते हैं। उन्होंने भी अमेरिका के इस कदम के लिए गलत ठहराया था। हालांकि मैं इन सब के बीच में ये समझना चाहती हूं आपसे सोई साहब कि इंडिया डटा रहा, इंडिया अमेरिका के सामने बिल्कुल भी अपने जो रास्ते थे, अपना जो विजन था वो क्लियर रखा कि आपको 25 से 50% टैरिफ लगाना है, आप लगाइए, लेकिन हमारा व्यापार बाकी इकोनॉमीज के साथ चलता रहेगा। हम अपने देश के लोगों के लिए, देश के एक्सपोर्टर्स के लिए बाकी विकल्प ढूंढेंगे। और मुझे लग रहा है आज जो एससीओ से शक्ति वाली तस्वीरें सामने आ रही है वो उन विकल्पों में से एक विकल्प दर्शा रही है। नहीं, बिल्कुल कंचन जी, ये दिखा रहा है कि भारत की सोच में बदलाव। अब वो नहीं है कि हाँ सीधा जहां उन्होंने कहा हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बहुत बहुत माफ कीजिए हमको, आप हम कुछ कर लेते, एडजस्ट कर लेते। आज भारत स्टैंड ले रहा है। आज 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बन चुके हैं और दुनिया में एक हमारी जो डिप्लोमेसी, हमारी लीडरशिप की जो कद बढ़ा है, बहुत ज्यादा दुनिया मानती है, क्योंकि एक हम निष्पक्ष रहे हैं, एक हमारी चाहे वैक्सीन डिप्लोमेसी रही,
ग्लोबल साउथ के लिए हम खड़े हुए, उनकी हमने हमेशा पक्ष में, उनका जो दबे हुए लोग हैं उनके पक्ष में हम लोग खड़े हुए। तो लोग समझते हैं कि भारत की सोच एक अलग तरह की सोच है, और यही कारण है कि आज हम स्टैंड ले पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब देश हित की बात आती है तो भारत ने एक बार नहीं अनेकों बार स्टैंड लिया है। अमेरिका ने पहले भी, जब हम S-400 ले रहे थे, तभी भी इन्होंने वार्निंग दी थी कि हम काटसा लगा देंगे। हमने S-400 लिया, जिसका हमने असर देखा ऑपरेशन सिंदूर में, किस प्रकार से वो इफेक्टिव रहे S-400। अगर हम उस समय प्रेशर में आके नहीं लेते तो आज काफी नुकसान झेलना पड़ सकता था हमें। उसके बाद चाहे अमेरिका से भी हम हथियार लेते रहे, आज हमने डाइवर्सिफाई किया। आज हम रशिया से लेते हैं, आज हम फ्रांस से लेते हैं, इंग्लैंड से लेते हैं, अमेरिका से लेते हैं। एक हमने किसी एक के खेमे में नहीं है, किसी एक के पाले में नहीं है। आज भी देखिए, एक बात मैं यहाँ फिर कहना चाहूंगा, हालांकि ये SCO में हम लोग साथ आए हैं, एक मैसेज है अमेरिका को कि अगर इस तरह से चलता रहा तो हमारे पास एक दरवाजा आपका बंद होता है तो 10 दरवाजे खुल जाते हैं। बिल्कुल। कंट्रीज है, SCO है, बहुत बहुत जापान के सोई साथ साहब, जो डील बहुत हुई है अहम आज, बात आप बोल रहे वो हैं कि अगर एक दरवाजा बंद होता है तो 10 खुल जाते हैं। रुमान हाशमी जी, एक बात अमेरिका के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर मुझे लगता है चर्चा होनी चाहिए। चर्चा होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप देखिए, अमेरिका का एक वर्ग है सेक्रेटेरिएट का जो ये कहता है कि ये रशिया यूक्रेन वॉर नहीं है, ये मोदी वॉर है। अमेरिका की निकी हेली ये कहती हुई नजर आती है कि अमेरिका को चीन से, अपने अगर चीन को काउंटर करना है तो उसे इंडिया के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, इंडिया के साथ अपने रिश्ते सुधारने चाहिए। एलॉन मस्क है बिग ब्यूटीफुल बिल के अगेंस्ट बोलते हैं। अमेरिका के ही, आप सोचिए, पार्टी के विदिन अमेरिका की फेडरल कोर्ट क्या कहती है ये हमारे सामने है। अमेरिका की पार्टी के विदिन अगर डिफरेंट ओपिनियंस देखने को मिल रहे हैं रुमान हाशमी जी, तो एक बात तो साफ है कि जो अमेरिका ने ये टैरिफ वॉर छेड़ा है, इसमें खुद अमेरिका फंसता हुआ नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है, ये जो टैरिफ वॉर है, अमेरिका की जो फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट का तो अगले आने वाले 12 साल की अगर एक बात करें, एक डेकेड की बात करें, तो आंकड़े ये बताते हैं कि 500-550 बिलियन डॉलर और ज्यादा जनरेट होगा, पैसे इनफ्लो ज्यादा होगा गवर्नमेंट के पास। लेकिन सरकार अमीर होगी और जनता वहां और गरीब से गरीब होती चली जाएगी। जो वहाँ मॉर्गेज इशू है, हाउसिंग इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह है। भाई आप सामान खरीद रहे हैं, मैं आपसे सामान खरीद रहा हूँ, आप मुझे कीमती दाम पे सामान दे रही हैं, तो हम भी तो मार्केट में फिर तो कीमती दाम पे ही अपना प्रॉफिट अर्न करके बेचेंगे। तो पॉकेट किसका, आम पब्लिक का पॉकेट में भारी पड़ेगा। तो ये जो मागा सपोर्टर है, वो मागा सपोर्टर का भी एक बड़ा हिस्सा एनवाइड हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप के इस पॉलिसीज को लेकर के। क्योंकि भाई जब घर में चूल्हे जलने पे आफत रहेगी तो फिर आइडियोलॉजी साइड में जाता है, फिर सपोर्ट बेस खिसकता है। ये फैक्ट है। और ग्लोबली ऐसा होता है, कई मुल्क के लीडर इस वजह कर धीरे धीरे पॉपुलर होते हैं, वो धीरे धीरे अनपॉपुलर होते चले जाते हैं, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है। अमेरिका इन चीज का सामना करना शुरू हो गया है और ये पब्लिक परेशान जो है होनी शुरू हो गई है, ये चीज तो साफ है। दूसरी बात कि डोनाल्ड ट्रंप की जो ये पॉलिसी है, वो ये समझ रहे हैं कि टैरिफ लगा करके, और जो उनके कुछ कोटरी के लोग हैं, जैसा आपने बताया कि यूक्रेन वार को कहा जा रहा है कि वो मोदी का वार है, ये एक नैरेटिव है। नैरेटिव क्यों है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने और वाइस प्रेसिडेंट ने, इन लोगों ने यही कहा है कि रशिया जो जंग जारी है वो भारत जंग जारी रखे हुआ है, क्योंकि वो तेल खरीदता है। तो तेल तो भारत ज्यादा चीन खरीदता है, फिर उस पर 25% क्यों लगाया? भाई कहीं पे निशाने कहते हैं ना, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, खुंदक कुछ और है, गुस्सा कुछ और है। अगर तेल खरीदने की बात होती, यानी कि एक बात तो रुमान हाशमी जी साफ है कि रशिया वन ऑफ द रीजंस हो सकता है, रशिया ओनली रीजन नहीं है इस तरह के टैरिफ का। बहरहाल त्यागी जी एक बात यहाँ समझाइएगा। हाँ त्यागी जी, मेरे दो सवाल है, एक चाइना को लेकर, एक रशिया को लेकर है। चाइना को लेकर मैं ये समझना चाहती हूँ कि अगर हम इंडिया और इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज की इकोनॉमीज की बात करें, बांग्लादेश के साथ जब शेख हसीना बांग्लादेश देख रही थी तो हमारे रिश्ते बहुत अच्छे थे, हमारा व्यापार बहुत अच्छा था। उसके बाद से हमारे व्यापार को
व्यापार रुक गया एक तरह से देखा जाए तो। श्रीलंका अपनी खुद की इकोनॉमी से जूझ रहा है। पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते टेररिज्म की वजह से कभी हो ही नहीं पाए हैं। ट्रेड एंड टेररिज्म के नॉट गो हैंड इन हैंड, ये कई बार सालों साल हम सुनते आए हैं और यही पॉलिसी भारत की हमेशा रहेगी। नेपाल की वैसी इकोनॉमी है नहीं कि हम उस पर ज्यादा चर्चा कर सके, लेकिन मैं इन सब के बीच में ये समझना चाहती हूँ, चाइना इकोनॉमी में हमसे ऊपर है और चाइना में जब पीएम मोदी जाते हैं और चाइना भी उतना ही वेलकमिंग होता है, पीएम मोदी का वहां पहुंचना, किस तरह से वहां उनका स्वागत किया जा रहा है, क्या ये दर्शाता है कि आने वाले समय में जब वर्ल्ड की 2 फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज एक साथ एकजुट होंगी तो ट्रेड के साथ साथ कई और ऐसे डेवलपमेंट्स को एक नया मुकाम दिया जा सकता है दोनों देशों के जो हित में हो? जी कंचन जी, मैं जरा सा समय लेते हुए आप हिंदुस्तान और चाइना के बीच में जो डोवल साहब के और वहां के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी के बीच में जो राउंड हुए और उनसे जो कुछ कंक्लूजन निकला और उसके परिप्रेक्ष्य में अब मोदी साहब चाइनीज प्रेसिडेंट साहब के साथ बैठकर 45 मिनट की जो मीटिंग हुई उसमें क्या हुआ, क्या होने जा रहा है और क्या चाइना का पर्सपेक्टिव है, इसके बारे में जरा सा बताना चाहूंगा। देखिए, चाइना और इंडिया का कोई स्टैंड ऑफ पहले सन 75 के बाद नहीं हुआ था। पहले हुआ 2017 में डोकलाम में और फिर उसके बाद हुआ आखिर में 2020 में गलवान घाटी में। यहां पर भी एक मुठभेड़ हुई। चाइना को यह समझ में आ गया है 2014 के बाद, मैं देश की बदली हुई परिस्थितियों की बात करूंगा, बदले हुए जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है उसकी बात करूंगा, कि जो भारत का अडिग रवैया है इन दोनों ही घटनाओं में उसने चाइना की जो गर्माहट है उसको काफी कम किया है। जो अभी एक पैनलिस्ट साहब ने कहा कि पहले हाथ जोड़कर खड़े हो जाते थे, ये बिल्कुल सच है कि हमारी लीडरशिप प्रेडिक्टेबल थी। आज की लीडरशिप अनप्रेडिक्टेबल है, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप साहब भी कंधे मिलाने से या हाउडी मोदी के नारों से यूएस में अफेक्टेड हो गए और उन्होंने सोचा कि परस्पर जो मेरा निजी नाता है लीडर के साथ वह काम आएगा। लेकिन ये जो लीडर है यहाँ का वह परस्पर लीडरशिप तो रखता है, रिश्ते कामयाब तो रखता है, गर्माहट तो रखता है रिश्तों में, लेकिन जैसे अमेरिका कहता है अमेरिका फर्स्ट, ऐसे ये लीडर भी कहता है इंडिया फर्स्ट। और तो मुझे लगता है त्यागी जी कहना भी चाहिए और इसकी गूंज आप सोचिए, ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं इसकी गूंज अमेरिका तक तो जरूर पहुंची होगी। मैं आऊंगी आपके पास। सुरेंद्र सिंह लाली हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र सिंह जी, स्वागत है आपका। मैं आपसे समझना चाहूंगी इस तस्वीर पर, पहले तो एक रिएक्शन दीजिएगा। जो तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं, क्या आपको लग रहा है वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है? 3 महाशक्तियां एक साथ एक मंच से क्या मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रही होंगी? नमस्कार कंचन जी, सबसे पहले तो ये दुनिया में एक ताश खेलते हैं तो उसमें एक चीज होती है जिसको कहते हैं कट फॉर सीट। तो ये इतने नए समीकरण बन रहे हैं जो हमने कभी सोचे भी नहीं थे। मतलब जो हिस्ट्री कुछ दशकों में चेंज होती थी वो ट्रम्प साहब ने कुछ महीनों में ही चेंज कर डाली है। तो इस समय इतने वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहे हैं कि जो तो वर्ल्ड लीडर घर में बैठे हैं वो भी देख रहे होंगे कि क्या होने वाला है और जो हैं उन्हें भी होगा कि आगे क्या होगा। क्योंकि इस समय आप देखिए ये जो सेमिनार भी चल रहा है इसमें भी सिर्फ एक इंडिया ही डेमोक्रेसी है, बाकी सारे ऑटोक्रेट्स हैं। और एज अ डेमोक्रेसी हम और अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी और अमीर डेमोक्रेसीज में थे, हमारे दोनों के विचार नहीं मिल रहे हैं। तो इसमें कुछ नहीं पता चल रहा है कि कौन किसका दोस्त बनेगा, कौन किसका दुश्मन बनेगा, क्योंकि अब जो सब कुछ है वो मफाद के आसपास होने वाला है। क्योंकि अब जो हम तो बहुत सालों से दुनिया को समझाते आए हैं, दुनिया को समझ नहीं आया कि ना हम किसी कैंप ए में जाना चाहते हैं ना कैंप बी में। हमारा सिर्फ कैंप है हमारे हिंदुस्तान की आबादी 1.4 बिलियन, हमारी एनर्जी नीड्स और हमारे अपने जो महाशय वो हैं। तो हमें अब दुनिया को भी समझ आ गया कि कोई किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं है। अब सिर्फ एक इंटरेस्ट बेस्ड डिप्लोमेसी चलनी है जिसमें जिसका जहां काम बनता होगा। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि अब ये भी नहीं है कि आपके किसी मुल्क के साथ पूरे तरीके से विचार मिलें। अगर हमारे अमेरिका से नहीं मिल रहे तो मुझे नहीं लगता कि चाइना से भी हम कोई बहुत बड़ी दोस्ती करके आने वाले हैं। ये एंट्री लेवल है।
तो अब सिर्फ ये है कि जिसको जहां समझ आता है जो रिश्ता है बनाएगा, और जिस बात पे आपके किसी कंट्री के साथ विचार नहीं रखते हैं आप उसे साइड पे रख देंगे, जो गलती पाकिस्तान हमेशा से करता आया और हमने नहीं की। सोई साहब, आपको क्या लगता है चाइना पहुंचना पीएम मोदी का, ब्रिक्स 2026 के लिए इनवाइट करना, पुतिन के साथ कल मुलाकात है, क्या आपको नहीं लगता है कि क्योंकि पुतिन को लेकर देखिए तरह तरह की बातें तो रखी जाती है, वो किस तरह के लीडर हैं, उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ क्या हैं, वो उनकी पर्सनालिटी क्या है, ये भी जग जाहिर है। इन सब के बीच में चर्चा इस बात पर भी हो रही है कि क्या मोदी रशिया और यूक्रेन का वॉर रुकवा पाएंगे? कंचन जी, बहुत जरूरी है ये चीज को समझना, क्योंकि इस समय में पहली बात तो ये, जो पहला आपका हल्का सा छोटा सा पोर्शन मैं लूंगा कि एससीओ मीटिंग में मोदी जी का जाना, मैं ये समझता हूँ कि बहुत धमाकेदार एकदम से हिंदी चीनी भाई भाई नहीं हो जाएंगे, लेकिन एक शुरुआत हो गई थी, उस पे 4 कदम हम और आगे बढ़ जाएंगे अभी, और कई चीजों में समझौते हो गए, कुछ की अनाउंसमेंट भी हो गई है और कुछ और आगे बढ़ेंगे, जिसमें कि अच्छी बात है। लेकिन एक सैनिक होने के नाते मैं सीमा पर सजग रहना चाहूंगा, अपनी सीमा सेनाओं की डेवलपमेंट चाहूंगा और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहूंगा। फिर दूसरी बात, पुतिन के साथ जो मीटिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जेलेंस्की का भी फोन आया जब पुतिन की मीटिंग हुई थी अलास्का में, उसके बाद उन्होंने मोदी जी को रिंग किया था। यानी कि दोनों पार्टियों को भारत पे ट्रस्ट है, मोदी जी पर ट्रस्ट है, भरोसा है कि ये एक निष्पक्ष तौर पे काम करेंगे। और जो भारत ने हमेशा कहा है कि ये समय युद्ध का नहीं है, ये समय बातचीत का है, डिप्लोमेसी का है, तो भारत की ये नीति बिल्कुल क्लियर है कि ये शांति चाहते हैं। और इस समय में सच्ची बात यह है कि दोनों देश परेशान है। वैसे रशिया भी बहुत लड़ चुका है, यूक्रेन भी बहुत लड़ चुका है, दोनों अंदर ही अंदर उनके लोग भी चाहते हैं कि अब शांति हो, लेकिन कहीं ना कहीं ईगो अड़ा हुआ है, दोनों की अपनी मांग है। रशिया चाहता है मैंने कुछ इलाके जो मैंने ले लिए हैं वो नहीं छोड़ूंगा, यूक्रेन चाहता है मैं कोई जमीन नहीं दूंगा। दूसरी बात, वो सुरक्षा की गारंटी चाह रहा है। सुरक्षा की गारंटी कैसे हो कि यूरोपियन ट्रूप्स वहां डिप्लॉय होंगे, तो वो रशिया को मंजूर नहीं है। तो कुछ ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, और सीज फायर हुआ नहीं है, लड़ाई और भयंकर हो गई है। ऐसे में अगर मोदी जी वहां पर भी एक एक कदम आगे बढ़ाएं और दोनों का फेस सेविंग करवाएं, कि थोड़ी सी इज्जत, लीडर्स को फेस सेविंग बड़ा जरूरी होता है देश की जनता के डेफिनेटली, सामने, कि हम डेफिनेटली। जनता को क्या जवाब देंगे। अगर जेलेंस्की पूरी बात मान जाता है तो कल को उसको उखाड़ के फेंक देंगे, आपने 3 साल से हमें मरवा दिया और आज बात वही की वही रहेगी। मध्यस्थता की जरूरत तो है, लेकिन सवाल यहाँ पर यही है, जिस तरह से सिचुएशन, जो सिनेरियो बनता जा रहा है, पीएम मोदी की पुतिन के साथ मुलाकात, जेलेंस्की से फोन पर बात, और त्यागी जी, क्या आपको लगता है कि भारत वो करके दिखाएगा जिसकी उम्मीद सबको है, जिसका इंतजार तो मुझे लगता है रशिया और यूक्रेन को भी होगा, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को मुझे लगता है ठेस पहुंचेगी अगर ऐसा होता है तो? जी कंचन जी, बहुत जल्दी से कुछ पॉइंट दिमाग में रखने होंगे जब हम ये बात करते हैं कि मोदी जी कितने प्रभावशाली होंगे युद्ध को रुकवाने में। कि पहले हम ये देखें कि भारत और रूस का संबंध, शीत युद्ध से लेकर अब तक भारत का रूस के साथ संबंध, रक्षा, ऊर्जा, रणनीतिक संबंध अनपैरेलल है। ये हमेशा दोस्ती रही है। दूसरा, रक्षा आपूर्ति आज भी भारत की 45% रूस के ऊपर डिपेंड करती है। हमने तमाम वार्निंग के बाद भी रूस से तेल लेना बंद नहीं किया। ये हमारी अडिग, हमारा रवैया ये सामने जाहिर है। इसके साथ हमारा जो परस्पर संबंध है उसके बारे में मैं ज्यादा ना कहूंगा, सबको मालूम है, हमेशा रशिया हमारे साथ खड़ा हुआ है। और साथ ही भारत ने यूक्रेन और रशिया युद्ध के समय यूएनओ में एक बार भी रशिया के खिलाफ वोटिंग नहीं की। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। अब मैं इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि यूक्रेन का भारत के साथ कोई विशेष संबंध नहीं था, लेकिन मोदी जी की लीडरशिप के बाद में बराबर जेलेंस्की साहब हर डेवलपमेंट मोदी साहब को इन्फॉर्म करते हैं। अभी पीछे के दिनों में अगस्त 15 को भी एक मीटिंग हुई जिसमें कि पुतिन साहब की और डोनाल्ड ट्रंप साहब की मीटिंग थी। पुतिन साहब ने मोदी को इन्फॉर्म किया। अगस्त 18 को फिर से अलास्का में मीटिंग हुई, पुतिन साहब ने फिर मोदी साहब को इन्फॉर्म किया। ये आप देखिए, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। तो इस परिप्रेक्ष्य में मैं ये कहूंगा कि मेरा जो आकलन है कि मोदी साहब युद्ध रुकवाने की पोजीशन में तो ना हो, मगर वह प्रभावित करेंगे। अब एज ए विश्व नेता, नहीं, वो प्रभावशाली तो है ही। और रुमान हाशमी जी, इस बात पर थोड़ा लाइट थ्रो कीजिएगा आप कि पीएम मोदी की लीडरशिप क्वालिटीज क्या है, भारत
पिछले 2 टेन्योर्स की अगर बात की जाए तो 2014 के बाद से जो भारत की छवि बदली है और जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को स्वीकृति मिली है वो अपने आप में काबिल तारीफ है। और ये इसी वजह से मिलती है क्योंकि वो इतने प्रभावशाली हैं। ये इसी वजह से मिलती है क्योंकि जो हमारे देश में हर वर्ग के लोगों का जो सपना होता है उसको पूरा करने की एक झलक जो है इन तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों से नजर तो आती है। क्या आपको लगता है, क्योंकि आप सोचिए पुतिन से लगातार टच में रहे, कल तो मुलाकात भी हो रही है, मुलाकात तो आज भी हुई लेकिन कल बातचीत होगी बायलैटरल, जेलेंस्की से लगातार टच में रहे, डोनाल्ड ट्रंप का फोन नहीं उठाया, क्या आपको लगता है आने वाले समय में भारत वो मध्यस्थता निभा पाएगा? देखिए, एक इम्पोर्टेंट रोल तो भारत निभा सकता है और निभाने की कोशिश भी कर रहा है। जिस तरह से वॉर को, दोनों देशों के बीच में जंग चल रही है, या फिर जेलेंस्की की मुलाकात हो रही है डोनाल्ड ट्रंप से, या पुतिन से की और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हो रही है, और भारत को ये सारे लीडर्स लूप में रख करके बातचीत कर रहे हैं। इससे भारत की लीडरशिप, भारत की इंपॉर्टेंस जाहिर होता है ग्लोबल मंच पे। लेकिन जंग बंदी का मामला ऐसा है कि ये इवन डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में नहीं है। आप देखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप खुद झुंझला रहे हैं गजा में जो चल रहा है, नेतन्याहू जिस तरह से गजा में कर रहे पूरा, उन्होंने कई अपने सहयोगी मुल्कों को दुखी कर दिया है। इवन कुछ यूरोपियन कंट्री ने, स्पेन वगैरह ने फलस्तीन को मान्यता दे दी है ऐसे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप वहां जंग नहीं रुकवा पा रहे हैं क्योंकि हर लीडर की अपनी कुछ कंपल्शन होता है, अपनी रणनीति होती है, अपनी पॉलिसीज होती है। लेकिन आप सोचिए रोमान हाशमी जी जंग वो रुकवा नहीं पा रहे हैं, लेकिन सुरिंदर सिंह जी नोबेल पीस पुरस्कार उनको चाहिए। जो भी नेता उनसे मिलने चाहता है उनसे पता नहीं क्या बातचीत होती है ओवल ऑफिस में कि अगले दिन बाहर निकल के सुर्खियां यही मिलती है कि आई मस्ट नॉमिनेट डोनाल्ड ट्रंप फॉर नोबेल पीस। तो ये समझने की बात है। इन सब के बीच में मुझे लगता है कि आज दिन भारत का है, आज दिन चाइना का भी है और आज दिन रशिया का भी है। कहीं दूर बैठे जेलेंस्की, उनका भी कल दिन होगा। लेकिन इन सब के बीच में मुझे लगता है बात और दिशा हमें यह दिखानी चाहिए कि इतनी उभरती अर्थव्यवस्थाएं जब एक साथ मिलती हैं, महाशक्तियां एक साथ एक मंच पर रहती है, जो रिश्ते पहले खराब हो चुके थे, जिनमें खटास आ चुकी थी, उनको दोबारा से ठीक करने की अगर कोशिश की जाती है तो मुझे लगता है आने वाले वक्त में सुरिंदर सिंह जी जब पीएम मोदी वापस इंडिया आएंगे तो एससीओ समिट से वो क्या चीजें होंगी जो साथ लेकर आएंगे? मैं आपके इस सवाल से पहले आपकी उस बात पे टिप्पणी करना चाहूंगा कि आपने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को नोबेल प्राइज चाहिए। मैंने अपनी काफी जिंदगी का वक्त अमेरिका में गुजारा है, तो प्लीज एक बात को समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप साहब पॉलिटिशियन नहीं हैं। उनकी 6 बैंकरप्सीज और 2 कन्विक्शंस हैं। पॉलिटिशियन की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि वो कम बोलता है। ये तो सवेरे कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, तो ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन। मुझे लगता है या तो सारी दुनिया को मिलकर इन्हें एक पीस प्राइज दे देना चाहिए ताकि ये शांत और उस चक्कर में ये दुनिया में जो हबड़ दबड़ मचा रहे हैं ना बचाएं। दूसरा, देखिए आपने एक और बात बोली कि नरेंद्र मोदी साहब की जो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है वो क्या है। क्या कुछ नहीं कहा गया अमेरिका से हमारे बारे में। पीटर नवारो जैसे लोग तो मतलब वो तो कह रहे हैं, उनको तो वो कहते हैं कि दिस इज मोदीज वॉर, इंडियाज वॉर। मतलब वो कहाँ की बात कहाँ ला रहे हैं। पर देखने वाली बात ये नहीं है, देखने वाली बात ये कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, एक भी शब्द के अगेंस्ट नहीं बोला। मेरे से पहले एक साहब बोल रहे थे जो बहुत बढ़िया बात थी कि हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हम सबको एक फेस सेवर देते हैं, क्योंकि शब्द एक बार अगर जबान से निकल जाए तो फिर वही आपके दुश्मन बन जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इतने इम्पोर्टेंट डिस्कशन पर हमारे साथ बैठने के लिए, चर्चा करने के लिए, अपना इंसाइट थ्रो करने के लिए। तो देखिए एससीओ समिट में पीएम मोदी का पहुंचना अपने आप में चीन और भारत के लिए एक दोस्ती के एक और नए अध्याय की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। इसी के साथ मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही।